मेरे संग की औरतें मृदुला गर्गा जी का एक संस्मरण है। इस संस्मरण में लेखिका ने अपनी 4 पीढ़ी की महिलाओं के व्यक्तित्व, उनकी आदतों व उनके विचारों के बारे में विस्तार से बात की है। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी और उनके पति यानी नानाजी शादी के तुरंत बाद उन्हें नानी जी छोड़कर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए थे और जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर घर वापस आए तो उनका रहन सहन, खान पान, बोलचाल बिल्कुल विलायती हो गया था। लेखिका आगे कहती हैं कि बेहद कम उम्र में जब नानी को लगा कि उनकी मृत्यु निकट है तो उन्हें अपनी 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी लेखिका की मां की शादी की चिंता सताने लगी। इसीलिए उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़कर नानाजी से उनके दोस्त व स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने की ख्वाहिश जताई। लेखिका की मां खादी की साड़ी पहनती थी जो उन्हें ढंग से पहननी नहीं आती थी। लेखिका कहती है कि उन्होंने अपनी मां को आम भारतीय माँओं के जैसा कभी नहीं देखा क्योंकि वह घर परिवार और बच्चों पर कोई खास ध्यान नहीं देती थी। घर में पिताजी मां की जगह काम कर लिया करते थे। लेखिका की मां को पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था जो वो बिस्तर में लेटे लेटे करती थी। हाँ, उनमें 2 गुण अवश्य थे। पहला, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा, वह लोगों की गोपनीय बातों को अपने तक ही सीमित रखती थी। इसी कारण उन्हें घर और बाहर दोनों जगह आदर व सम्मान मिलता था। जब लेखिका की मां पहली बार गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर जाकर पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत मांगी थी, जिसे सुनकर परिवार के सभी लोग हक्के बक्के रह गए थे। दादी का यह मन्नत मांगने का मुख्य कारण परिवार में सभी बहुओं के पहला बच्चा बेटा ही होता आ रहा था। ईश्वर ने परदादी की मुराद पूरी की और घर में एक के बाद एक 5 कन्याएं भेज दी। दादी ने जिस पहली लड़की के लिए मन्नत मांगी थी वो लेखिका की बड़ी बहन मंजुला भगत थी, जिसे घर में रानी नाम से बुलाते थे। दूसरे नंबर में खुद लेखिका यानी मृदुला गर्ग थी, जिनका घर का नाम उमा था। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव है। इसके बाद लेखिका अपनी दादी से संबंधित एक किस्सा सुनाती है। लेखिका कहती है कि एक बार घर के सभी पुरुष सदस्य एक बारात में गए हुए थे और घर में सभी महिलाएं सज-धज कर रत जगा कर रही थी। घर में काफी शोर शराबा होने के कारण दादी दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी एक बदकिस्मत चोर दादी के कमरे में घुस गया। उसके चलने की आहट से दादी की नींद खुल गई। दादी ने चोर को कुएं से एक लोटा पानी लाने को कहा। चोर कुएं से पानी लेकर आया और दादी को दे दिया। दादी ने आधा लोटा पानी खुद पानी पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और फिर उससे बोली कि आज से हम माँ बेटे हो गए हैं। अब तुम चाहो तो चोरी करो या खेती करो। दादी की बात का चोर पर ऐसा असर हुआ कि चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती करनी शुरू कर दी। लेखिका आगे कहती है कि सभी बहनों ने अपनी शादी अच्छे से निभाई। लेखिका शादी के बाद अपने पति के साथ बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने गई। लेखिका ने वहां एक अजीब सी बात देखी। पुरुष और महिलाएं, चाहे वो पति पत्नी क्यों न हो, अगर वो पिक्चर देखने भी जाते थे तो पिक्चर हॉल में अलग अलग जगह में बैठकर पिक्चर देखते थे। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा भारत आजादी के जश्न में डूबा था, तब लेखिका बीमारी थी। लेखिका उस समय सिर्फ 9 साल की बच्ची थी। बहुत रोने धोने के बाद भी उसे जश्न में शामिल होने नहीं ले जाया गया। लेखिका और उसके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। बाद में पिताजी ने उसे ब्रदर्स का रामजो नामक उपन्यास लाकर दी। उसके बाद लेखिका उस उपन्यास को पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और उनके पिताजी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगे। लेखिका दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में काम करने की शौकीन थी। इसके बाद लेखिका कर्नाटक चली गई। उस समय तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक की उम्र में पहुंच चुके थे। लेखिका कहती है कि वहां कोई बढ़िया स्कूल नहीं था जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके।
इसीलिए लेखिका ने स्वयं एक प्राइमरी स्कूल खोला। वो कहती है कि मेरे बच्चे, दूसरे ऑफिसर और अधिकारियों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने लगे, जिन्हें बाद में दूसरे अच्छे स्कूलों में प्रवेश मिल गया। लेखिका ने स्कूल खोलकर व उसे सफलतापूर्वक चलाकर यह साबित कर दिया कि वह किसी से कम नहीं है। लेखिका के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आए जब लेखिका ने अपने आप को साबित किया। उन्होंने अनेक कार्य किए, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि तो अपने लेखन कला से ही हासिल हुई।